शहर की चकाचौंध में अक्सर वो रंग धुंधले पड़ जाते हैं जो दिल की गहराइयों से निकलते हैं। गांव का एक कलाकार जिसके पास जेब में पैसे तो नहीं थे पर उंगलियों में जादू। ये कहानी है उस राजकुमारी की जिसने महलों के पकवान छोड़कर एक झोपड़ी के बासी में प्यार का स्वाद ढूंढा। चलिए चलते हैं शहर की उन गलियों में जहां एक साधारण पेंटर ने अपनी कला से एक साम्राज्य की नींव हिला दी। गोपी वर्मा गांव की धूल भरी गलियों से एक पुराना झोला और कुछ आधे टूटे ब्रश लेकर शहर आता है। शहर में वो एक तंग बस्ती में किराए के उस कमरे में रहता है जहां छत से बारिश का पानी नहीं बल्कि गोपी की उम्मीदें टपकती हैं। एक दिन बाजार में उसकी नज़र करोड़पति की इकलौती बेटी मंदाकिनी पर पड़ती है। वो उसे एक इंसान की तरह नहीं, एक अधूरे सपने की तरह देखता है। गोपी घर आकर पागलों की तरह 7 दिन तक कैनवास पर रंग बिखेरता है। गोपी का दोस्त यशवंत आज के दौर का लड़का, वो गोपी की सादगी को दुनिया का ब्रांड बनाने का फैसला करता है। यशवंत कॉलेज का एक होनहार छात्र है और गोपी का इकलौता सहारा। वो प्रदर्शनी के पहले दिन गोपी की कला का एक सिनेमैटिक रील शूट करता है। बैकग्राउंड में एक सूफी संगीत बज रहा है। कैमरा धीरे से गोपी के फटे हुए जूतों से ऊपर उठकर उसके शानदार कैनवास पर टिकता है, जहां मंदाकिनी की तस्वीर ऐसी लगती है जैसे अभी बोल पड़ेगी। यशवंत इसे कैप्शन देता है, शहर की गुमनाम गलियों का जादूगर। ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आग की तरह फैलता है। लोग कमेंट्स करते हैं, कौन है ये लड़की और ये कलाकार अब तक कहाँ था। प्रदर्शनी का तीसरा दिन है। कॉलेज के गेट पर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी है। शहर का एलीट क्लास एक झोपड़ी वाले पेंटर को देखने आया है। तभी राम गोपाल अपनी चमचमाती कार से मंदाकिनी के साथ उतरते हैं। मंदाकिनी जैसे ही हॉल में दाखिल होती है वो ठहर जाती है। चारों तरफ उसे अपनी ही आत्मा नजर आती है। वो गहरी सोच में डूब जाती है। राम गोपाल कहता है, शानदार वंत जी, इतनी पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। राम गोपाल अपनी चेकबुक निकालते हैं। इन 5 पेंटिंग्स के लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ। ये आज से मेरी हुई। पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगती है। तभी गोपी की शांत आवाज गूंजती है। गोपी कहता है, माफ कीजिएगा साहब, ये पेंटिंग्स बिकाऊ नहीं है। राम गोपाल गोपी की बात सुनकर हैरानी में कहता है, क्या? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि 5 लाख कितने होते हैं। तुम्हारी पुश्तें सुधर जाएंगी। गोपी मुस्कुराते हुए कहता है, साहब, ये तस्वीरें मैंने पैसे के लिए नहीं, प्रेरणा के लिए बनाई थीं। और प्रेरणा की बोली नहीं लगाई जाती। अगर आपको ये इतनी ही पसंद है तो आप इन्हें भेंट के रूप में स्वीकार करें। मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा। राम गोपाल का अहंकार आहत होता है। वो मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहते। तब गोपी एक बीच का रास्ता निकालता है जो सबका दिल जीत लेता है। गोपी कहता है, अगर आपकी रईसी को मेरा उपहार मंजूर नहीं तो आप ये 5 लाख रुपए इस कॉलेज के उन गरीब छात्रों के फंड में दान कर दें जो पैसों की कमी की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। प्रिंसिपल और कॉलेज स्टाफ की आंखों में चमक आ जाती है। राम गोपाल सन्न रह जाते हैं। पहली बार किसी गरीब ने उन्हें दौलत के मामले में छोटा महसूस कराया था। प्रदर्शनी के आखिरी दिन एक भव्य समारोह होता है। मुख्य अतिथि राम गोपाल ही हैं। वो मंच पर खड़े होकर गोपी को शॉल और श्रीफल भेंट करते हैं। पूरा कॉलेज स्टैंडिंग ओवेशन खड़े होकर देता है। मंदाकिनी मंच के नीचे खड़ी गोपी को तालियां, उसकी आंखों में अब पहचान नहीं, सम्मान और प्यार की नमी नजर आती है। उसे समझ आ गया है कि जिस लड़के ने अपनी पूरी कमाई 5 लाख एक झटके में दान कर दी, उसका दिल किसी करोड़पति से कम नहीं है। राम गोपाल गुस्से में कहता है, पेंटर, अपनी हैसियत मत भूलो। मैं तुम्हें आसमान पर चढ़ा सकता हूं तो जमीन पर पटक भी सकता हूं। गोपी विनम्रता से जवाब देता है, साहब, जो जमीन पर ही सोता हो उसे गिरने का डर नहीं होता। आपने मुझे शॉल ओढ़ाई है, इसका सम्मान रखूंगा, पर अपने हुनर का सौदा कभी नहीं करूंगा। मंदाकिनी मन में सोचने लगती है, दुनिया पैसे की दीवानी है और ये इंसान इंसानियत का। काश मैं भी इतनी आजाद हो पाती। यशवंत की सलाह पर गोपी शहर के मुख्य चौराहे पर अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाता है। एक तरफ बड़ी बड़ी आलीशान दुकानें हैं और बीच में गोपी का एक छोटा सा स्टॉल जिस पर तिरपाल ढका हुआ है। आसपास के दुकानदार गोपी को हिकारत से देखते हैं। एक बड़ा शोरूम मालिक कहता है, अरे भाई, यहाँ पेंटिंग नहीं बिकती, यहाँ शोरूम का कांच बिकता है। अपनी ये गंदगी यहाँ से हटाओ, हमारे ग्राहकों पर बुरा असर पड़ता है। वो चुपचाप अपनी पेंटिंग्स को झाड़ता है और कहता है, साहब, कांच सूरत दिखाता है और मेरी पेंटिंग सीरत, दोनों की अपनी जगह है। यशवंत अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद सीधे चौराहे पर पहुंचता है। वो मार्केटिंग का काम संभालता है।
तेज धूप में यशवंत पसीना पोंछते हुए लोगों को पेंटिंग्स दिखाता है। जब गोपी उदास होता है कि आज एक भी पेंटिंग नहीं बिकी, तो यशवंत उसे ढांढस बंधाता है। देख गोपी, लोहा जब तक तपता नहीं तब तक औजार नहीं बनता। आज लोग तुझे देखकर मुंह फेर रहे हैं, कल यही लोग तेरे ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगाएंगे। तू बस रंग भर, दुनिया बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। इधर मंदाकिनी को घर में नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन उसका दिल चौराहे के उस स्टॉल पर अटका है। मंदाकिनी अपने ड्राइवर को चुपके से कुछ पैसे देती है और कहती है, जाओ किसी आम आदमी के भेस में जाकर गोपी की 2 सबसे महंगी पेंटिंग्स खरीद लाओ, पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैंने मंगवाई हैं। जब गोपी की पहली बड़ी सेल होती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे नहीं पता कि ये उसकी साहिबा का भेजा हुआ गुमनाम प्यार है। अचानक वो वायरल वीडियो अपना असर दिखाने लगता है। कॉलेज के स्टूडेंट्स और शहर के युवा उस वायरल पेंटर को ढूंढते हुए चौराहे पर पहुंचते हैं। लोग गोपी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। अब वही दुकानदार उसे चाय के आमंत्रित करते हैं, अपनी दुकान के बाहर स्टॉल लगाने की विनती करते हैं। गोपी की आर्थिक तंगी दूर होने लगती है। वो फटे हुए कुर्ते से निकलकर एक सलीके के लिबास में आता है, पर उसकी सादगी वैसी ही बनी रहती है। यहाँ कहानी में तनाव बढ़ता है। मंदाकिनी गोपी से मिलने के लिए तड़पती है। घर के गेट पर 2 तगड़े बॉडीगार्ड्स तैनात हैं। मंदाकिनी खिड़की से बाहर देखती है और गोपी की दी हुई उस बोरे बासी वाली दोपहर को याद करती है। मंदाकिनी की माँ उसे समझाती है, बेटी वो सिर्फ एक पेंटर है, राम गोपाल की बेटी का मेल उसके साथ नहीं हो सकता। मंदाकिनी कहती है, माँ मेल तो रंग और ब्रश का भी नहीं होता, पर जब वे मिलते हैं तो एक खूबसूरत तस्वीर बनती है। मेरी जिंदगी की तस्वीर गोपी के बिना बेरंग है। एक शाम जब बॉडीगार्ड छुट्टी पर था, मंदाकिनी ड्राइवर को अपनी बातों में उलझाकर सीधे गोपी के नए मकान पहुंचती है। गोपी एक बड़े कैनवास पर काम कर रहा है। वो मंदाकिनी को सामने पाकर ठिठक जाता है। मंदाकिनी कहती है, तुमने मेरी बहुत तस्वीरें बनाई गोपी, आज मुझे अपनी आंखों से वो दुनिया दिखाओ जो तुम कैनवास पर उतारते हो। गोपी कहता है, मेरी दुनिया छोटी है मंदाकिनी जी, यहाँ रेशम नहीं है, सिर्फ रंगों के दाग हैं। मंदाकिनी, वही दाग तो मुझे पसंद है। वो उसके रंग लगे हाथों को पकड़ लेती है। जब राम गोपाल को पता चलता है कि मंदाकिनी चोरी छिपे गोपी से मिल रही है और उसका इश्क अब शहर की चर्चा बन चुका है, तो वे आग बबूला हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि गोपी को डराकर या खरीद कर नहीं हराया जा सकता, इसलिए वे भावनाओं का कार्ड खेलते हैं। गोपी को एक शानदार आलीशान गाड़ी में राम गोपाल के बंगले पर लाया जाता है। गोपी के साथ उसका साया बनकर उसका दोस्त यशवंत भी है। घर में भारी सन्नाटा है। मंदाकिनी कोने में खड़ी है। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। राम गोपाल एक महंगी शराब का गिलास हाथ में लिए गोपी को घूरते हैं। राम गोपाल शांत स्वर में कहते हैं, गोपी मेरी बेटी की जिद के आगे मैं हार गया। तुम दोनों की शादी होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम इस 2 कौड़ी की पेंटिंग और अपनी बस्ती को भूल जाओगे। तुम इसी बंगले में रहोगे, मेरा बिजनेस संभालोगे और घर जवाई बनकर रहोगे। दुनिया को लगना चाहिए कि मेरा दामाद कोई साधारण पेंटर नहीं, बल्कि मेरे साम्राज्य का वारिस है। यशवंत फुसफुसाता है गोपी के कान में, देख भाई, किस्मत दरवाजा खटखटा रही है, मान जा, पूरी उम्र राज करेगा। गोपी चारों तरफ उस आलीशान महल को देखता है, फिर उसकी नजर खिड़की के बाहर खुले आसमान पर पड़ती है। वो धीरे से मुस्कुराता है। गोपी आगे बढ़ता है और राम गोपाल की आंखों में आंखें डालकर कहता है, साहब आपने मुझे महल देने की बात कही, पर मेरी आज़ादी छीनने की कीमत पर? जिस दिन मैं इस घर की चाहर दीवारी में कैद हो गया, उस दिन मेरे हाथों के रंग सूख जाएंगे। कलाकार अपनी कला के दम पर दुनिया जीतता है, किसी की विरासत के टुकड़ों पर नहीं। मुझे मंजूर नहीं है। राम गोपाल गरजते हैं, मंदाकिनी देख लो, इस लड़के को गरीबी प्यारी है, तुम्हारी खुशियां नहीं। अगर तुम इसके साथ गईं तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम्हें रोटी के लिए संघर्ष करना होगा। मंदाकिनी बिना एक पल सोचे अपने गहने उतार कर मेज पर रख देती है। वो धीरे से चलकर गोपी के बगल में खड़ी हो जाती है और उसका हाथ थाम लेती है। पिताजी, आपने मुझे लक्ष्मी कहा, पर कभी मेरी मर्जी नहीं पूछी। आज ये लक्ष्मी आपके धन के साम्राज्य को छोड़कर उस इंसान के साथ जा रही है जिसके पास बोरेबासी खिलाने का जिगरा है। मुझे महलों की कैद नहीं, गोपी के रंगों की आज़ादी चाहिए। बिना किसी बैंड बाजे, बिना किसी शोर शराबे के एक छोटे से मंदिर में गोपी और मंदाकिनी परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। यशवंत उनका साक्षी बनता है। सूरज ढल रहा है। गोपी और मंदाकिनी अपने उस छोटे से नए मकान की बालकनी में बैठे हैं।
सामने वही मिट्टी का बर्तन है जिसमें बोरे बासी रखा है। मंदाकिनी प्यार से प्याज फोड़ती है और पहला निवाला गोपी को खिलाती है। दोस्तों, दौलत के अंबार से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। गोपी ने साबित कर दिया कि एक कलाकार अगर सच्चा हो तो वो महलों को भी झोपड़ी की सादगी का कायल बना सकता है। आज गोपी शहर का सबसे बड़ा पेंटर है, पर उसकी असली पेंटिंग वो मुस्कान है जो हर शाम मंदाकिनी के चेहरे पर खिलती है। ये कहानी गोपी नामक एक ग्रामीण कलाकार के संघर्ष, उसकी कला के प्रति निष्ठा और मंदाकिनी के निस्वार्थ प्रेम की दास्तान है। ये दिखाती है कि कैसे बोरेबासी जैसी सादगी एक करोड़पति की बेटी का मन मोह लेती है और कैसे स्वाभिमान करोड़ों के प्रलोभन पर भारी पड़ता है। प्रेम और कला किसी हैसियत की मोहताज नहीं होती। सच्चा धन बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र और उसकी सादगी में छिपा होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के कोने में कहीं जगह बनाई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये सहयोग हमें हर दिन एक नई कहानी लिखने को प्रेरित करता रहेगा। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।